आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उप सह संयोजन यौगिक। देखिए, आप क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि बंध क्या होते हैं और बंध के प्रकार क्या होते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इसी तरह से एक नया बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं उप सह संयोजन बंध। और उसी के ऊपर क्लास 12 में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और बोर्ड लेवल पर भी काफ़ी इसकी वेटेज है और इसमें क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जो इसमें हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं उन टॉपिक्स के हम सबसे पहले नाम लिखेंगे। जैसे सबसे पहले आता है डबल सॉल्ट। द्विक लवण। तो देखिए, डबल सॉल्ट होता क्या है और इसे हम कैसे बताएंगे कि डबल सॉल्ट क्या है। जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि डबल सॉल्ट क्या होता है कि जब दो अलग अलग सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं तब एक नया सॉल्ट बनता है, उसको हम नाम देते हैं डबल सॉल्ट। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने ले लिया, 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड और 1 मोल CaCl2। इस तरह के मिक्सचर को हमने बनाया तो हमारे पास एक नया सॉल्ट बन जाएगा CaCl2 नहीं, NaCl2। KCl डॉट NaCl2 डॉट 6H2O, जिसको आप जानते हैं कार्बेलाइट के नाम से। तो आपने देखा कि 1 मोल हमने क्या लिया, पोटेशियम क्लोराइड लिया, 1 मोल हमने क्या लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, और इन दोनों के मिक्सचर को हमने नाम दे दिया डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट बेसिकली होते क्या हैं? ऐसे सॉल्ट जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद या पानी में घोलने के बाद अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं और अपने सिंपल आयंस की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हम इसी कार्बेलाइट का एग्जांपल लेते हैं कि कार्बेलाइट क्या होता है, KCl NaCl2 डॉट 6H2O। इसको अगर हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया है, पानी के अंदर घोल दिया इसको, तो ये अपने सिंपल आयन में टूट जाएगा। किसके साइंस में? K प्लस Cl नेगेटिव Mg2 प्लस 2Cl नेगेटिव, और वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्ट जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं वो क्या बनाते हैं, डबल सॉल्ट। जैसे इसका एक उदाहरण और है बहुत कॉमन जो आप सब लोग जानते हैं, पोटास एलम। पोटास एलम के बारे में जानते हैं आप सब? पोटास एलम का मतलब होता है फिटकरी, और फिटकरी का सूत्र फिटकरी का कोई सूत्र बताएगा? चलिए मैं बता रहा हूं। पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। तो देखिए फिटकरी का ये सूत्र है। अब
ये भी क्या इस टाइप का डबल सॉल्ट है? बिल्कुल, ये दो अलग अलग सॉल्ट से मिलकर बना है। किससे? पोटेशियम सल्फेट से। और किससे मिलकर बना हुआ है? एल्यूमिनियम सल्फेट से। तो दो अलग अलग सॉल्ट से मिलकर बना हुआ है। और क्या ये भी वाटर के साथ डिसॉल्व होने के साथ अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा? तो हम इसको भी देखते हैं। देखिए, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। तो इसको अगर हमने डिसॉल्व करा तो किसमें टूटा? दो पोटेशियम आयन में। ये किसमें टूट जाएगा? सल्फेट आयन में। ये किसमें ब्रेक होगा? एल्यूमिनियम आयन में। और ये किसमें ब्रेक होगा? सल्फेट आयन में। वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है। तो आपने देखा कि अगर हमने इसको एक साथ रखा तो ये अपने आप में डबल सॉल्ट की तरह बिहेव कर रहा था। और जैसे हमने इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया तो ये कैसे बिहेव कर रहा है? सिंपल आयंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसे ही यौगिक जो अलग अलग लवण से मिलकर बने होते हैं और जो पानी में घुलने के बाद अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, ऐसे यौगिक को हम नाम देते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट सब आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगला है उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। देखिए, इसकी डेफिनेशन भी इसकी बिल्कुल डबल सॉल्ट की तरह होती है कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं। इसमें भी, पर वहां पर एक एक मोल हमने लिया था। इसमें मोल की कोई प्रायोरिटी नहीं है कि आप कितने भी मोल ले सकते हैं, 1 मोल 2 मोल 3 मोल। तो जैसे इसका एक उदाहरण हमने ले लिया, पोटेशियम हेक्सा फेरो साइनाइड। पोटेशियम हेक्सा फेरो साइनाइड। K4 FeCN6। अब काफी के मन में ये सवाल आएगा कि सर ये बना तो लिया, ये पर बना कैसे है? तो ये दो डिफरेंट सॉल्ट से मिलकर बना है। 4 मोल पोटेशियम साइनाइड के प्लस 1 मोल फेरस साइनाइड का मिला है, तब जाकर ये सॉल्ट बना है। ठीक है, अब हम इसी को आगे लेते हैं। K4 FeCN6। K4 FeCN6। अब हम इसको देखते हैं क्या अगर इसमें पानी में इसको हम घोलेंगे तो ये 4 पोटेशियम आयन देगा प्लस 1 साइनाइड आयन देगा। ये कॉम्प्लेक्स है। इसी कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक, क्योंकि आपने देखा जो डबल सॉल्ट थे, विक सॉल्ट थे, उसमें क्या था? उसमें हर एक आयंस अपने अपने आयंस में फ्लो है, हर एक सिंपल आयन में टूट रहा था हर एक सॉल्ट। जबकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें मिली, एक तो हमें पोटेशियम आयन मिला और एक पूरा ये सॉल्ट मिला। तो इस चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका 11th से कोई लेना देना नहीं है, हमें 12th में सीखना होता है और काफी
परसेंटेज भी होती है इसकी, ठीक है। तो अब हम अगले चलते हैं। अब इसकी बारे में जो टर्मिनोलॉजी है जिसको हम समझेंगे, जैसे K4 Fe CN6, ये अब हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे हम इसको बोलते हैं काउंटर आयन, इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम, इसको बोलते हैं लिगेंड्स। ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे बेसिक सवाल क्या क्या बनते हैं, ये नोट करना चाहे पहले नोट कर लीजिए, 2-3 मिनट दे रहा हूं। ठीक है, देखिए अब आता है अगला टॉपिक, इसी में है आवेश के आधार पर उपसहसंयोजन यौगिक का वर्गीकरण। आवेश के आधार पर, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आवेश के आधार पर उपसहसंयोजन यौगिक का वर्गीकरण का मतलब क्या है, कि जो उपसहसंयोजन यौगिक जो हमने बड़ा ब्रैकेट बनाया है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इस कंपाउंड के इसके ऊपर अगर जो चार्ज होगा, अगर प्लस का चार्ज है तो धनायन होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो ऋणायन होगा, अगर कोई चार्ज नहीं है तो उदासीन होगा। तो आवेश के आधार पर हम कैसे पढ़ेंगे उपसहसंयोजन यौगिक को, तो मैं यहाँ पर एक एक करके आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आता है धनायनिक या धनावेशित, धनावेशित संकुल। पॉजिटिव एंटाइडीज, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, पॉजिटिव एंटाइडीज धनावेशित संकुल। पॉजिटिव एंटाइडीज का मतलब क्या है बेटा, कि ऐसा संकुल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब कैसे आप पहचानेंगे, तो देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, इसको मैं ब्रेक करूंगा तो हम इसको तोड़ेंगे, तो हम इसको क्या बनाएंगे, CuNH3 की पावर 2 प्लस SO4 2 माइनस। तो आपने देखा कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ पर कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है। तो ये कैसा हो गया, धनावेशित संकुल, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब अगला है
नेगेटिव एंटाइटीज या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। तो अब जैसे आपको मैंने बताया कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो धनावेशित हो जाते हैं। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ऋणावेशित होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने ले लिया, हमने ले लिया है ये वाला, इसका नाम है सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। और अभी आपने चीजें सीखेंगे आगे आ गया। अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से ब्रेक होगा ये ऐसे, और जब ये यहाँ से ब्रेक होगा तो ये कैसे बनेगा, Na+ AgCN की पावर 2 नेगेटिव। अब आपने क्या देखा कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, वो सॉरी ये नेगेटिव चार्ज आया है। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसा हो गया, ऋणावेशित संकुल। और भी एग्जांपल है इसके, हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने एक और एग्जांपल ले लिया K2 NiCN4। अब मैंने इसको ब्रेक करा तो 2K+ NiCN4 2-। तो अब आप देखिए यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आया नहीं है। तो ये नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इन यौगिक या इस संकुल को हम क्या बोल देते हैं, ऋणावेशित संकुल। इतना क्लियर हो गया सबको, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम उदासीन संकुल। थर्ड आता है उदासीन संकुल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को पहचानेंगे कैसे, तो इसकी मैं थोड़ा सा एक शॉर्टकट है जो कई बार हम यूज कर लेते हैं। और भाई मैं हमेशा तो नहीं कहूँगा, केमिस्ट्री इज द नेम ऑफ एक्सेप्शन, बट हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, पर काफी जगह अप्लाई हो जाता है। जैसे ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके ना आगे कुछ लिखा हो ना पीछे की तरफ कुछ लिखा हो, जैसे ये वाला, ना इसके आगे कुछ लिखा हुआ है ना पीछे की तरफ कुछ लिखा हुआ है। इस बड़े ब्रैकेट को देखिए आप, बड़े ब्रैकेट के ना आगे कुछ है ना पीछे की तरफ कुछ है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या नाम देते हैं, उदासीन संकुल यौगिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और उसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे ये हमने उदाहरण ले लिया FeCO5, एक और हमने ले लिया CrCO6। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि ये उदासीन कॉम्प्लेक्स है। और इसकी सबसे बड़ी खास पहचान ये है, अब जैसे मैंने आपको एक बहुत शॉर्टकट में बताया, ऋणावेशित में ज्यादातर ऋणावेशित में जो बड़े ब्रैकेट के इस तरफ लिखा होगा और धनावेशित में बड़े ब्रैकेट के पीछे की तरफ लिखा होगा, और उदासीन कॉम्प्लेक्सेस में कुछ नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से धनावेशित
उदासीन संकुल को पहचानिए। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई उससे ये पूछती कि बोर्ड में आपका एक अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है या इसके ऊपर एक नंबर का पहचान लेते हैं तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो मैं 3-4 कॉम्प्लेक्स दे रहा हूँ, आप उनमें से पहचानेंगे। ये है, तो आपको मैं टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग बताइए इनमें से पहचान कर कि कैसे कौन सा धनावेशित है, कौन सा ऋणावेशित और कौन सा उदासीन संकुल यौगिक है। ठीक है, अगर मैं पहले क्वेश्चन को लेता हूँ तो मैंने आपको भी समझाया था कि इस ब्रैकेट के अगर आगे की तरफ लिख रहा होगा तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऋणावेशित। ठीक है, और अगर इस ब्रैकेट के पीछे की तरफ लिख रहा होगा तो वो धनावेशित, और अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कुछ नहीं है तो वो उदासीन। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स में आगे की तरफ है तो हम इसको अगर देखेंगे तो ये क्या बनेगा, ऋणावेशित, यानी ये वाला कॉम्प्लेक्स ऋणावेशित है। अब इसके ऊपर तो दिख ही रहा है हमें ये प्लस का चार्ज, तो ये कैसा है, धनावेशित है। ये भी ऋणावेशित है। इसमें इस तरफ है तो ये कैसा है, धनावेशित, और यहां पर ना इसके इस तरफ है ना इस तरफ है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये कैसा है, उदासीन है। तो देखिए आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि निम्न में से कौन धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन संकुल को पहचानिए। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको एक टर्म बताई थी, लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, देखिए ये लिगेंड्स जनरली ऐसे यौगिक के ऐसे अणु होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज हो या जिनके पास लोन पेयर हो। अब उनका हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, इनका भी उनके बारे में जनरली पूछ जाता है, तो वर्गीकरण
लिगेंडों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आता है इसमें आवेश के आधार पर on the basis of charge। तो देखिए आवेश के आधार पर कौन से होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋणावेशित लिगेंड्स। नेगेटिव लिगेंड्स, जैसे आपको थोड़ा नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि नेगेटिव लिगेंड्स क्या होते हैं। नेगेटिव लिगेंड्स यानी ऐसे अणु, ऐसे यौगिक जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं नेगेटिव ऋणावेशित लिगेंड। जैसे उदाहरण के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, F के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Cn के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, OR NO2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, SO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, C2O4 2 नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, SO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, एक्सेट्रा इत्यादि। अब जैसे इसके नाम की बात आती है तो नाम भी अभी लिख के समझाऊंगा आपको, पहले आप ये नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं अलग अलग इनके नाम भी लिख के बता रहा हूँ कि इनके नाम अगर लिखने को आ जाए तो जैसे F नेगेटिव है, F नेगेटिव का नाम है फ्लोराइडो, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव का मतलब है ब्रोमाइडो, Cl नेगेटिव का मतलब है साइनाइडो, OH नेगेटिव का मतलब है हाइड्रोक्सो, NO2 नेगेटिव का मतलब है नाइट्राइटो या नाइट्रेटो वो नाइट, और SO4 नेगेटिव का मतलब है सल्फेटो, C2O4 2 नेगेटिव का मतलब है ऑक्जेलेटो, H